हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष पालीवाल, एचओडी बायोलॉजी मास एजुकेशन। और बच्चों, हमारा जो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की जो जर्नी चल रही थी, उस जर्नी में अब हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में। और इस पार्ट में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जो कि नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर को हम कहते हैं बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 12th, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बुक है उसका ये 3rd चैप्टर है। और बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि हमने अपने पहला चैप्टर जो 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं और कुछ एक पॉइंट जो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हैं कॉन्सेप्ट से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से, उन पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर सेम स्पीशीज़। ठीक है, जब भी एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल अपनी ही स्पीशीज़ के एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन आती है रिप्रोडक्शन की, और इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है स्पीशीज़ का। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने बात कही थी कि जब हम पूछते हैं व्हाट इज़ द शेप ऑफ किडनी तो बोलते हैं बीन शेप, और जब पूछते हैं व्हाट इज़ द शेप ऑफ बीन तो बोलते हैं किडनी शेप। कुछ उसी तरह जब हम रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन लेते हैं या रिप्रोडक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो स्पीशीज़ की मदद लेते हैं, और जब स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो रिप्रोडक्शन की मदद लेते हैं। और ये दोनों ही जो टर्म हैं ये बिना एक दूसरे के इनकम्प्लीट हो जाते हैं। वैसे ही स्पीशीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव एबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। ठीक है, इंडिविजुअल्स का वो ग्रुप जिनमें इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी पाई जाती है उन्हें स्पीशीज़ कहा जाता है। जहाँ तक बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, आते हैं अपने टॉपिक पे। जहाँ तक बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमंस में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ह्यूमंस में नहीं मिलता। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या खासियत है? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें कई पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें मिलते हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, और इसके अलावा अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज इन्वॉल्व। अब ये क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले इंडिविजुअल्स में पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे दो तरह की मॉर्फोलॉजी का पाया जाना, मेल और फीमेल, इसी को बोलते हैं क्या? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, गैमीट फॉर्मेशन पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी पाया जाता है, और इन सब के साथ साथ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, आने वाली जो जनरेशन होती है, उस जनरेशन में जेनेटिक वेरिएशन भी पाया जाता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बड़ा अच्छा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एनी ऑर्गेनिज्म। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हमने ये मालूम है कि वो जो यंग वंस होना चाहिए वो भी सेम टाइप या सेम स्पीशीज़ का होना चाहिए। ठीक है, यानी जो नए यंग वन का फॉर्मेशन करेगा वो भी क्या होगा? या तो सेम टाइप लिखा होता है बुक्स में, या तो सेम स्पीशीज़। सेम टाइप सेम स्पीशीज़ दोनों का मतलब सेम है। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है विविपेरस। ठीक है,
ह्यूमंस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें विविपेरस कहा जाता है। जो एग ले करते हैं उन्हें ओविपेरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट है। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात नहीं करें, हम उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, और हमने बताया कि भाई ह्यूमंस जो है सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेल और फीमेल। और मेल और फीमेल की अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है, दोनों में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, कि दो तरह की मॉर्फोलॉजी का पाया जाना। किसके बेस पर? सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पर। ठीक है, एक हो जाता है मेल इंडिविजुअल, एक हो जाता है फीमेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल इंडिविजुअल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बर्थ से प्रेजेंट हो, जो गैमीट फॉर्मेशन करते हों, और जो सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करते हों, उन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गन्स मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होते हैं। ठीक है, तो यही वो ऑर्गन्स हैं जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। मैंने आपको इनके 3 कैरेक्टर बता दिए कि क्यों इन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। पहला, दे शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। दूसरा, दे शुड परफॉर्म गैमीट फॉर्मेशन। और तीसरा, दे शुड सिक्रीट सेक्सुअल हार्मोन, एंड दैट इज वाई दे आर टर्म्ड एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या जिन्हें हम एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं, दे ओनली परफॉर्म द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट। ये केवल गैमीट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और इसीलिए इन्हें एसेसरी ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो मेल में भी याद रखना है और फीमेल में भी याद रखना है। मेल में भी हमें प्राइमरी और एसेसरी मिलेंगे, और फीमेल में भी हमें प्राइमरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ना भी है और याद करना है। और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन इन्फॉर्मेशंस को, इन पॉइंट्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है? सबसे पहले, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज यूरोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, तो इसे और क्या कहा जाता है भाई? यूरोजेनाइटल सिस्टम। मैं लिखते भी चलूँगा, आप लोग भी अपने नोट्स में इसको नोट करते हुए चलें। यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसी सेम सिस्टम से यूरिन भी पास होता है, और सेम सिस्टम से सीमेन भी पास होता है। ठीक है, यूरिन और सीमेन के पास होने के लिए कॉमन पैसेज होता है, देयर इज़ अ कॉमन पैसेज। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ यूरिन एंड सीमेन, और इसीलिए इसे यूरोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। ये केवल मेल में रिलेटेड है, फीमेल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। फीमेल में यूरोजेनाइटल नहीं होता, उसमें यूरिनल सिस्टम अलग होता है और जेनाइटल सिस्टम अलग होता है। ठीक है, जो कॉमन पैसेज है, जो कॉमन फंक्शनिंग है, वो केवल मेल में पाई जाती है। अब मेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पेयर्ड टेस्टिस दिख रहे हैं। पेयर्ड टेस्टिस जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 1 डिग्री का मतलब हमने लिख दिया प्राइमरी। सो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और इसके बाद जितने हमें दिख रहे हैं, चाहे वो एसेसरी डक्ट हो, या एसेसरी ग्लैंड हो, या एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो, ये सभी एसेसरी ऑर्गन हैं या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो क्या क्या आते हैं इसमें, कौन कौन से कंपोनेंट हैं इनके? एसेसरी डक्ट यानी
गैमीट के ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सा ट्यूबुलर पार्ट यानी डक्टल पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो बन जाती हैं एसेसरी डक्ट। जैसे रीटी टेस्टिस यहाँ पर है, हम देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। अभी हम पहले नाम देखते हैं कि ये कौन कौन से नाम हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, और उसके बाद हम साथ में देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, सो एसेसरी डक्ट में बात करें कौन कौन सी डक्ट होती हैं, रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। ठीक है, ये एसेसरी डक्ट हो जाती है। एसेसरी ग्लैंड यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो गैमीट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होती है। सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड होते हैं तो 2 पाई जाती हैं। काउपर्स ग्लैंड जिन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, इनका भी नंबर 1 पेयर होता है यानी 2 होती हैं। ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शन है, सबकी अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बाकी यदि हम यहाँ पर अभी एक ओवरव्यू देखें तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें यूरेटर जो कि किडनी से आ रही होती है, ट्यूब, हालांकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन इन्वॉल्व है, यूरिनल सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इसकी लेबलिंग की हुई है। उसके बाद सेमिनल वेसाइकल, हाँ हमने देखा सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स हैं 1 पेयर प्रेजेंट होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिनल सिस्टम का पार्ट है। वास डिफरेंस रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंस पेनिस और फोर स्किन, स्क्रॉटम, टेस्टिस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एनस, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट। तो अभी जो स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है उसमें ये हमें पार्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये पार्ट्स कौन कौन से एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, क्योंकि यहाँ पर एनस और रेक्टम ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसके अलावा जो कुछ भी हमें दिख रहा है दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसको डिटेल में देखने के लिए एक एक कंपोनेंट को हमें देखना पड़ेगा और एक एक कंपोनेंट की फंक्शनिंग भी हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक एक कंपोनेंट को यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर्ड टेस्टिस की। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है पेयर्ड टेस्टिस के बारे में, देखते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिखा हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ बोल देता हूँ जिसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस गैमीट यानी स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ, ये बात हमें मालूम है। लेकिन इनके अगर फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे मेल, कोई भी मेल चाइल्ड है तो मेल चाइल्ड में टेस्टिस का फॉर्मेशन उसकी एम्ब्रियो स्टेज में ही होता है। ठीक है, सो टेस्टिस का जब फॉर्मेशन होता है सो टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? एब्डोमेन में। और सून आफ्टर द बर्थ और एट द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो बर्थ के बाद या प्रेगनेंसी के 8वें महीने में, ठीक है, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन से स्क्रॉटम में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या है भाई? एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को कंटेन करता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो स्क्रॉटम इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन टेस्टिस इन इट। तो 8वें महीने में या बर्थ के ठीक बाद ये एब्डोमेन से आ जाता है किसमें? स्क्रॉटम में। अब जब स्क्रॉटम में आता है तो स्क्रॉटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और उस कोई भी बैग होता है उसकी एक ओपनिंग होती है। तो स्क्रॉटम की जो ओपनिंग है उसे कहा जाता है इंग्विनल कैनाल। याद रखना है, इंग्विनल कैनाल, इट इज द ओपनिंग ऑफ स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटल कैविटी। और ये ओपनिंग किसकी तरफ है? ये ओपनिंग है एब्डोमेन की तरफ। दूसरी बात, जिस पाथ से ये टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रॉटम में आता है उसे डिसेंडिंग पाथवे कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग पाथवे। और जब ये एब्डोमेन में आ जाता है तो इंग्विनल कैनाल और डिसेंडिंग पाथवे दे बिकम्स नैरो। तो इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस वापस एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जा पाता। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपन इफ टेस्टिस, अगर क्या होगा अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ना पहुंच पाए, स्क्रॉटम में ना पहुंच पाए। इफ टेस्टिस फेल्स टू रीचिंग द स्क्रॉटम देन दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोकोरिडिज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, क्रिप्टोकोरिडिज्म। ये याद रखना है, क्रिप्टोकोरिडिज्म वो कंडीशन होती है जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रॉटम में नहीं पहुंच पाता, और इसकी वजह से होता क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्क्रॉटम में आता है, स्क्रॉटम क्या है, इट इज़ अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच हैंग आउटसाइड एब्डोमेन। और एब्डोमेन के बाहर ये हैंग करता है और टेस्टिस को होल्ड करता है अपने अंदर। और क्यों होल्ड करता है, क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब समझे, मतलब ये कह रहा है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जितना भी है उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की ज़रूरत है। किसको, टेस्टिस को ज़रूरत है क्या करने के लिए, गैमीट बनाने के लिए। और इसीलिए वो टेस्टिस एब्डोमेन से निकल के स्क्रॉटम में गया है। ठीक है, सो स्क्रॉटल सैक हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड दैट गैमीट फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो एक बड़ी इस पे इम्पोर्टेंट मैं नोटिस आप लोगों को देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स कई बार ऐसा होता है, हम घर में बैठे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी कीप लैपटॉप ऑन आवर लैप। हम अपने पैरों के ऊपर लैपटॉप रख के उसे ऑपरेट करते हैं। डोंट डू सच थिंग्स। क्यों, क्योंकि लैपटॉप का जो हीट एमिशन होता है, लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप भाई काम करता है, वो गर्म होता है, हीट होता है, वहाँ से हीट निकलती है एंड दैट हीट अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करेगा, टेस्टिस की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। और टेस्टिस की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, सो जो क्वालिटी का स्पर्म फॉर्मेशन होना था वो प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस डिक्रीज होता है, स्पर्म फॉर्मेशन अफेक्ट होता है, और स्पर्म फॉर्मेशन अफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक एडवाइस है, डोंट अपने कभी लैप पर या पैरों पर लैपटॉप रख के ऑपरेट मत करिएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की। दूसरा पॉइंट आ जाता है, तो क्रिप्टोकोरिडिज्म में क्या हुआ भाई, क्रिप्टोकोरिडिज्म में जो टेस्टिस एब्डोमेन से आ रहा था स्क्रॉटम में नहीं आ पाता, एब्डोमेन में ही रह जाता है। सो एब्डोमेन में रह जाता है तो उसे लो टेम्परेचर जो ज़रूरी था वो लो टेम्परेचर नहीं मिल पाता, और लो टेम्परेचर नहीं मिल पाता तो उसका स्पर्म फॉर्मेशन अफेक्ट होता है और स्टेरिलिटी पाई जाती है। ठीक है, सो नॉर्मली मैमल्स में जो स्क्रॉटम है वो हैंग करता हुआ मिलता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनमें ये जो स्क्रॉटम है या टेस्टिस है दैट रिमेन्स इनसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन में ही रहता है। जैसे कि हम बात करें आर्माडिलो की, हम बात करें व्हेल की, हम बात करें एलिफेंट की, तो इनमें जो इनका टेस्टिस है दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड एब्डोमेन, वो नॉर्मली एब्डोमेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है स्क्रॉटम और टेस्टिस के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन और, टेस्टिस स्क्रॉटम की वॉल से अटैच पाया जाता है, और कैसे अटैच पाया जाता है, उसे कुछ फाइब्रस टिश्यू अटैच करके रखते हैं। टेस्टिस की पोजीशन को फाइब्रस टिश्यू अटैच करके रखते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्यूबरनैकुलम। ठीक है, याद करना है, ग्यूबरनैकुलम। सो दीज आर द फाइब्रस टिश्यू विच रिमेन्स द फिक्स पोजीशन ऑफ टेस्टिस इनसाइड स्क्रॉटम, जो टेस्टिस को अपनी पोजीशन पर फिक्स रखते हैं, उन्हें ग्यूबरनैकुलम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिस के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, टेस्टिस जो है ओवल शेप का होता है, वन पेयर प्रेजेंट होता है, लेंथ इसकी
4 to 5 सेंटीमीटर, वो कॉमन चीज़ें जो हमें जाननी है जो बुक में लिखी हुई है, ठीक है। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, ओवल शेप का होता है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब ये यहाँ से थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। क्या डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है? टेस्टिस के अंदर दो तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं और उन सेगमेंट्स को लॉब्यूल कहा जाता है। याद रखना, सेगमेंट होते हैं और उन सेगमेंट्स को लॉब्यूल कहा जाता है, और जिस पार्ट में सेगमेंट्स पाए जाते हैं उस पार्ट को लॉब्यूलर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उसके अलावा लॉब्यूलर पार्ट के अलावा कुछ ऐसे भी पार्ट होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दैट पार्ट इज नोन एज डक्टल पार्ट। तो टेस्टिस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक लॉब्यूलर पार्ट और एक डक्टल पार्ट। लॉब्यूलर पार्ट में सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट्स को लॉब्यूल कहा जाता है। डक्टल पार्ट में ट्यूब्स पाई जाती हैं, बहुत सारी कई तरह की ट्यूब्स होती हैं, और उस पार्ट को डक्टल पार्ट कहते हैं या ट्यूबुलर पार्ट। सो सेगमेंट की बात करें तो ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल यानी 250 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है, ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर लॉब्यूल में 1 से लेके 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, ठीक है। 1 से लेके 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। इस पॉइंट को हमें याद रखना है, ठीक है। अब पॉइंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ज़रा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर एक टेस्टिस में 250 लॉब्यूल है तो दोनों टेस्टिस मिलाकर अप्रॉक्स 500 लॉब्यूल होंगे, ठीक है। और ईच लॉब्यूल में 1 से 3 कॉइल्ड जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, तो 500 में मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 500 में 500 से लेके 1500 तक हो सकती है, ठीक है। 500 से लेके 15, यानी मिनिमम अगर 1 प्रेजेंट है तो 500 और मैक्सिमम 3 प्रेजेंट है तो 1500। ये कैलकुलेशन पूछा जाता है। दूसरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड इंटरनली। हम देखें अगर इस डायग्राम में, डायग्राम में देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये एक सेगमेंट दिख रहा है, ये दूसरा सेगमेंट दिख रहा है, ये तीसरा सेगमेंट, ये सभी लॉब्यूल हैं। और इसके अंदर हमें जो ट्यूबुलर पार्ट, ऐसी पतली पतली ट्यूब्स दिख रही हैं, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वही साइट हैं, वही जगह है, वही प्लेस है जहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो नंबर याद रखना, हर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक टेस्टिस में 250 लॉब्यूल, दोनों टेस्टिस मिला के 500 लॉब्यूल, तो दोनों टेस्टिस में टोटल लगभग 1500, मैक्सिमम 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। फिर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें तो ये कह रहा है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, लाइंड का मतलब होता है इंटरनल लेयर, ठीक है। लाइन का मतलब होता है इंटरनल लेयर। जहाँ भी ऐसा लिखा हो लाइंड बाय या इनर लाइनिंग, तो लाइनिंग का मतलब होता है इंटरनल लेयर। सो इंटरनल लेयर में कह रहा है यहाँ पर पाई जाती हैं स्पर्मेटोगोनिक सेल या स्पर्मेटोजेनिक सेल। तो इंटरनल लाइनिंग में यहाँ पर इनर साइड पे प्रेजेंट होती हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? स्पर्मेटोगोनिया हो सकता है जिसे मेल जर्म सेल कहा जाता है, सर्टोली सेल हो सकता है जिसे सपोर्टिंग सेल या नर्स सेल या सस्टेंटैकुलर सेल भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। नर्स सेल, सपोर्टिंग सेल, सर्टोली सेल या सस्टेंटैकुलर सेल भी कहा जाता है। सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया एंड दैट इज वाई, इसी वजह से इसे नर्स सेल कहते हैं, ठीक है। जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखेंगे तो एक बड़ी जो है हॉलो थंब इम्प्रेशन, अंगूठे के निशान जैसी सेल्स दिखती हैं जब हम इनको देखेंगे। जब हमने टेस्टिस का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का माइक्रोस्कोप में जब हमने हिस्टोलॉजिकल डायग्राम उसका देखा था तो हमें थंब इम्प्रेशन शेप की जो है सर्टोली सेल्स दिखती हैं, और उन्हीं सर्टोली सेल्स के चारों तरफ स्पर्मेटिड या स्पर्म सेल्स हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर बात है कि सर्टोली सेल्स स्पर्म सेल्स या डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देता है, जिससे कि वो
डेवलपिंग स्पर्म सेल्स मैच्योर होती हैं, तो न्यूट्रिशन देता है और इसीलिए इसे नर्स सेल कहा जाता है, याद रखना। यहाँ हम कुछ और पॉइंट्स को देख रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स को देख रहे हैं भाई? टेस्टिस के डायग्राम में देखें तो यहाँ हमें इसकी एक टेस्टिस की लेयर की अगर हम बात करें, कवरिंग की बात करें, तो इसमें 2 फाइब्रस कवरिंग पाई जाती है। जो आउटर फाइब्रस कवरिंग होती है उस आउटर फाइब्रस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वैजिनालिस। और एक इनर कवरिंग पाई जाती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो हमें याद रखना है, एक आउटर कवरिंग, एक इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग ट्यूनिका वैजिनालिस, इनर कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। साथ ही जो डक्टल पार्ट है, ठीक है, टेस्टिस का जो डक्टल पार्ट है जिसमें न्यूमरस डक्ट्स हमें दिख रही हैं, उसे हम एपिडिडाइमस कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस। और इस एपिडिडाइमस जो हाईली कॉइल्ड डक्टल पार्ट है टेस्टिस का, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, हेड, बॉडी और टेल। हेड ऑफ एपिडिडाइमस को कहते हैं कैपट, बॉडी को कहते हैं कॉर्पस और टेल को कहते हैं कॉडा। तो ये 3 पार्ट हो जाते हैं एपिडिडाइमस के। कैपट एपिडिडाइमस हेड की बात हो गई, कॉर्पस एपिडिडाइमस बॉडी की बात हो गई, और कॉडा एपिडिडाइमस टेल की बात हो गई। और जो कॉडा पार्ट होता है, टेल ऑफ एपिडिडाइमस जो होता है, वहीं से ओरिजिनेट होता है वास डिफरेंस। ठीक है, कॉडा एपिडिडाइमस से, ये ट्यूबुलर पार्ट है टेस्टिस का। ट्यूबुलर पार्ट के भी 3 पार्ट, और इसी का जो टेल वाला सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, वहीं से ओरिजिनेट होता है वास डिफरेंस। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमें यहाँ पर दिख रही है। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एपिडिडाइमस के बीच में हमें यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। आप देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो ट्यूब्स निकलती हैं वो मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रही हैं। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं रीटी टेस्टिस। ठीक है, क्या कहते हैं? रीटी टेस्टिस। और इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से थिन ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, और इन थिन ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है वासा एफरेंशिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? वासा एफरेंशिया। आगे हम डिटेल में और देखेंगे, अभी बस मैं एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि लॉब्यूल है, लॉब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल से निकलता है, वो मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे रेटिकुलर टेस्टिस या रीटी टेस्टिस कहा जाता है। रेटिकुलर का मतलब ही होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे रेटिकुलर टेस्टिस या रीटी टेस्टिस कहते हैं। और रेटिकुलर टेस्टिस से ओरिजिनेट होती हैं थिन ट्यूब्यूल्स जिन्हें हम वासा एफरेंशिया कहते हैं, और वासा एफरेंशिया आगे जाके एपिडिडाइमस से जुड़ता है। और एपिडिडाइमस के 3 पार्ट, हेड, बॉडी और टेल। टेल से निकलता है वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें टेस्टिस के बारे में ओवरव्यू ऊपर से जानना है। अंदर जब हम बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने कट कर दिया तो उसमें कई तरह की सेल्स दिखी। तो कौन कौन सी सेल्स दिखी, आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इनर लाइनिंग में, यानी इनर लेयर, जस्ट जो इनर लेयर होती है वहाँ पर हमें स्पर्मेटोगोनियम सेल्स मिलेगी। ठीक है, कौन सी सेल मिलेगी? स्पर्मेटोगोनियम सेल, जो मेल जर्म सेल है। इसी के डिवीजन से बाकी सेल्स और गैमीट यानी मेल गैमीट बनता है। स्पर्मेटोगोनियम के ही डिवीजन से बाकी सेल्स बनती हैं और मेल गैमीट बनता है। तो जब इसमें डिवीजन होता है तो डिवीजन से स्पर्मेटोगोनियम के बाद हम फर्दर आगे तो देखेंगे कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं, लेकिन जो स्टेजेस यहाँ पर दी हुई हैं स्पर्मेटोगोनियम के बाद की जो स्टेज है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग स्पर्मेटोगोनियम के बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड। याद रखिएगा, ये जो स्पर्मेटिड है ये अभी मैच्योर सेल नहीं होती, मैच्योर नहीं होती। ये स्पर्मेटिड जाता है किसके पास? सर्टोली सेल के पास। कौन सी सर्टोली सेल? वही जो नर्स सेल जो न्यूट्रिशन दे रही है, सर्टोली सेल के पास जाता है। उस जो स्पर्मेटिड का हेड है वो सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म से, उसके प्रोटोप्लाज्म से, उसकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है।
न्यूट्रिशन लेता है, अपने आप को डेवलप करता है और डेवलप करके ये बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अपने आप को डेवलप करके क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड टर्न्स टू स्पर्मेटोजोआ किसकी वजह से, सर्टोली सेल की वजह से, क्योंकि सर्टोली सेल उसे न्यूट्रिशन देता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, याद रखना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ये याद रखना, आगे हम इसको डील करेंगे। तो कुल मिलाकर जब हम इसके अंदर देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एनलार्ज स्ट्रक्चर, तो हमें ये सेल्स दिखाई देंगी और यहाँ पर हमें स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड आता है सर्टोली सेल से अटैच हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो स्पर्मेटोजोआ में बदलता है और फिर डिटैच होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आते हैं टेस्टिस के बारे में। सो टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो तो हमने कुछ देख लिए, कुछ और भी पार्ट्स हैं कि लॉब्यूल के अंदर, ठीक है, लॉब्यूल के अंदर जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये ऊपर एक डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सपोज करिए, एक ब्लैक कलर में मैं मार्क कर रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर का भी हमने डायग्राम देखा। एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसके बगल में, एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसके बगल में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का तो डायग्राम हमने देख लिया, लेकिन इसके बाहर क्या होता है, तो बाहर भी याद रखना है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं यहाँ पर। ये बाहर वाला जो पार्ट है ये इंटरस्टिशियम कहलाता है और इंटरस्टिशियम में पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें लेडिग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेडिग सेल्स। तो इंटरस्टिशियम में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लेडिग सेल्स भी कहते हैं। एंड दीज लेडिग सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेडिग सेल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि यही वो लेडिग सेल्स होती हैं जो मेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करती हैं, और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को ही हम मेल हार्मोन कहते हैं। तो यही वो सेल्स होती हैं जो मेल हार्मोन या एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं। इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स कहा जाता है। और देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन स्पेस, और वहाँ पर उस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड सम इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, यानी इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाली कुछ सेल्स भी वहाँ प्रेजेंट होती, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस जो है लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये इम्यूनोलॉजिकल यानी इम्यून एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, तो वो भी वहाँ पर पाई जाती हैं इंटरस्टिशियम में। लेडिग सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन या एंड्रोजन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन भी कहते हैं।